नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपनी स्टार्ट हो चुकी है और जिसमें एक वीडियो अपलोड भी किया जा चुका है, जिसमें अपन ने सूक्ष्मजीव, सजीव और निर्जीव से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। और साथियों, उन्हीं के इर्द गिर्द के प्रश्न या फिर इन प्रश्नों में से आ जाएगा आपका निश्चित रूप से प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आज अपन पादप का भाग 1 करेंगे, जिसमें टोटल 36 प्रश्न रहेंगे जो कि राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों से लिए गए हैं साथियों। और कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो भी रहेगा पादप। टोटल पादप में 70 प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और 70 प्रश्नों में लगभग मैटर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से बाहर मेरे हिसाब से प्रश्न नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आज का पादपों में पोषण, जनन और पौधों के भाग, इनके ऊपर आधारित अपने प्रश्न रहेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं। अगर आपको पसंद आए मैटर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और निश्चित रूप से पसंद आएगा। देखिए, पहला आपका प्रश्न है कि पादपों के लिए वृहत मात्रिक पोषक तत्व है पोटेशियम, जिंक, तांबा और मोलिब्डेनम। तो पादपों के लिए वृहत मात्रिक पोषक तत्व मतलब अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पादप को चाहिए? तो पहले साथियों यहाँ पे आंसर होगा पोटेशियम। जिंक, तांबा और मोलिब्डेनम आपके क्या है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं, लेकिन पोटेशियम आपका वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया साथियों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे, फास्फोरस वगैरह है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? वृहत मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कि पादपों के लिए सूक्ष्म जीव मात्रिक पोषक तत्व है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है कैल्शियम, बोरोन, नाइट्रोजन या गंधक। तो पादपों के लिए जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है मित्रों, वो इनमें से कौन सा होगा? वह होगा आपका बोरोन। बाकी कैल्शियम, नाइट्रोजन और गंधक, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये वृहत मात्रिक पोषक तत्व। लेकिन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बोरोन। इसके अलावा साथियों जिंक, ठीक है, जिंक भी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। तांबा भी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व आपका रहेगा। मैग्नीज जो है वो भी आपका सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। लोहा भी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व और रीट में प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। ठीक है, बोरोन आपका हो ही गया। मोलिब्डेनम भी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व आपका रहेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पादपों में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित कौन करता है? तना करता है, पर्णहरित करता है, फूल करता है या फल करता है? तो उत्तर रहेगा पर्णहरित। जो क्लोरोफिल वर्णक होता है साथियों, जो हरे रंग का होता है, वो आपके सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर बिल्कुल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए सत्य कथन है। 1, पौधे की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। दूसरा, भोजन के स्वरूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है एवं ऑक्सीजन मुक्त होती है। तीसरा है, यह कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च के रूप में रूपांतरित होकर पौधे में संग्रहित हो जाता है। और चौथा है, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर तो बिल्कुल सही है, सारे की सारी बातें बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही मित्रों इसका आंसर जो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित स्टार्च परीक्षण में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन का, गंधक का, कैल्शियम का या सोडियम का? तो स्टार्च परीक्षण में मित्रों आयोडीन का उपयोग किया जाता है। और आयोडीन स्टार्च के साथ अभिक्रिया करके कौन से रंग में बदल जाता है? नीला रंग जो बन जाता है। ठीक है, नीला रंग देता है स्टार्च जो वो आयोडीन के साथ क्रिया करके। आयोडीन स्टार्च के साथ क्रिया करके किस प्रकार का रंग देगा? नीला रंग देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्च परीक्षण बोलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अमरबेल के लिए सत्य कथन क्या है? यह एक परजीवी है, परपोषी है, 1 व 2 दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो साथियों अमरबेल क्या होती है? आपकी एक परजीवी होती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही आंसर जो वो हो जाएगा। यह प्रश्न भी आपका रिट में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से कीट भक्षी पादप नहीं है? ड्रोसेरा, डायोनिया, मोनोट्रोपा या घटपर्णी? तो मोनोट्रोपा जो है साथियों वो कीट भक्षी पादप नहीं है। बाकी ड्रोसेरा, डायोनिया और घटपर्णी पादप ये सारे के सारे कीट भक्षी पादप हैं। ठीक है, मांसाहारी पादप जिनको अपन बोलते हैं। इनमें ये एक प्रकार से नाइट्रोजन की पूर्ति इनसे जीवों से करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, मोनोट्रोपा। यह आपका घटपर्णी पादप नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया आदि के लिए सत्य कथन क्या है? यह कीट भक्षी पादप है। 2, यह पादप कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो पिछले ही प्रश्न में इसका आंसर हो गया अपना, तो ये तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही आंसर मित्रों रहेगा। देखिए आपने टॉपिक जरूर पढ़े होंगे किताबों से, लेकिन आपने इस प्रकार से प्रश्न बनाकर नहीं पढ़े, ठीक है। तो प्रश्न बना करके मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, उससे आपको निश्चित ही साथियों क्या फ़ायदा मिलेगा। 100% बहुत ही अच्छे अंक आपके एग्जाम में आएंगे अगर इस सीरीज़ को आप लगातार ज्वाइन किए रहते हो, इन वीडियोज़ को देखते हो बार बार, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, एगेरिक्स तथा म्यूकर हैं सहजीवी, मर्तजीवी, परजीवी या परपोषी? एगेरिक्स तथा म्यूकर क्या है? सहजीवी हैं, मर्तजीवी हैं, परजीवी हैं या परपोषी हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न, और इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा मर्तजीवी हैं। एगेरिक्स और म्यूकर जो हैं वो क्या है? आपके मर्तजीवी हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर बिल्कुल रहेगा। 10वां प्रश्न, लाइकेन के लिए सत्य कथन है? 1, इसमें कवक तथा शैवाल साथ साथ रहते हैं। 2, शैवाल प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। 3, कवक शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करता है। या 4, उपयुक्त सभी सही। तो देखिए बिल्कुल सारे के सारे कथन बिल्कुल सही हैं लाइकेन के लिए। इसमें क्या देखिए, लाइकेन में कवक और शैवाल, कवक व शैवाल जो है वो आपका सहजीवी साथ साथ रहते हैं साथियों। इसमें कवक क्या करेगा? शैवाल को रहने का स्थान देगा, और शैवाल जो है वो भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा, ठीक है। तो रसोई घर एक प्रकार से कवक दे देता है, और उसमें खाना कौन बनाता है? शैवाल बनाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, घटपर्णी पादप में घड़ा किसका रूपांतरित रूप है? पत्ती का, तने का, पुष्प का या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न और आया हुआ प्रश्न और आ भी सकता है। पत्ती का रूप रहेगा। घटपर्णी पादपों में जो घड़ा जो है वो किसका रूपांतरित रूप होता है? तो पत्ती का होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है? वुल्फिया, लेमा, आजोला या फाइकस? तो सबसे छोटा आपका पुष्पीय पौधा पूछा है, ठीक है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा पूछे तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका वुल्फिया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन है? 1, मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ जर्मन शेरमन है। 2, लंबाई में सबसे बड़ा पेड़ यूकेलिप्टस है। 3, जर्मन शेरमन का वैज्ञानिक नाम सिकोया डेड्रोन गिगेंटियम है। और 4 है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी सारे के सारे जो कथन है मित्रों बिल्कुल ठीक हैं। मोटाई में सबसे जो मोटा पेड़ है उसको जर्मन शेरमन के नाम से जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिकोया डेड्रोन गिगेंटियम है। और लंबाई में सबसे बड़ा जो पेड़ है जिसको अपन सफ़ेदा भी कहते हैं, और जो उसका वैज्ञानिक नाम, सफ़ेदे का वैज्ञानिक नाम क्या है? यूकेलिप्टस। ये सबसे लंबा पेड़ है लंबाई में। सबसे बड़ा लंबाई में कौन? यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा। और मोटाई में कौन? तो वो आ जाएगा जर्मन शेरमन यानी सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। मित्रों बहुत अच्छे प्रश्न है, फिर से बोल रहा हूँ, जरूर इस टेस्ट सीरीज को लास्ट तक ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको सफलता मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, रिवीजन हो जाएगा आपका अगर आपने तैयार भी कर लिए हैं तो। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से शाक पौधा नहीं है? हल्दी, तुलसी, मेहंदी या मिर्च? तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका रहेगा मेहंदी। मेहंदी जो है वो साथियों शाक पौधा नहीं है, ये आपका क्या है? झाड़ी एक प्रकार से, जिसको अपन बोलते हैं झुप या झाड़ी अपन इसको कह सकते हैं। जो मेहंदी का जो पौधा होता है वो झुप या झाड़ी होगा। और इसके अलावा इसमें मेहंदी के अलावा साथियों गुलाब भी झुप और झाड़ी में ही आता है। बेर जो है वो भी आपका इसी में आएगा। केर जो है वो भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साथियों हल्दी हुई, तुलसी हुई, मिर्च हुई, ये साथियों आपके साकीय पौधे हैं, ठीक है। तो और इनकी ऊंचाई भी 1 से 2 फुट तक ही होती है, ज़्यादा 2-3 फीट इनकी ऊंचाई होती है साकीय पौधों की। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मित्रों सही आंसर आपका रहेगा। 15वां प्रश्न, की कुछ पौधों में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रतान कहते हैं। यह प्रतान किसका रूपांतरित रूप होती हैं? तने का, पत्ती का, पर्णवृंत का या उपयुक्त सभी का? तो मित्रों इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, ठीक है। पर्णवृंत का भी हो सकती है, पत्ती का रूपांतरित रूप भी हो सकती है, और तने का भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से वल्लरी पौधा है? मटर, कद्दू, ककड़ी, मनी प्लांट? तो निम्न में से वल्लरी पौधा कौन सा है साथियों?
वल्लरी पौधा पूछा गया है। मटर है, कद्दू है, ककड़ी है या मनी प्लांट है? तो मित्रों वल्लरी जो आपका पौधा होगा वो आपका रहेगा कद्दू। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। वल्लरी पौधे में कद्दू के अलावा आपका खरबूजा भी आता है मित्रों, ठीक है। इसके अलावा तरबूज जो है वो भी वल्लरी पौधों में ही आएगा। बाकी मटर हुआ, ककड़ी हुई, मनी प्लांट हुआ, ये आपके सारे के सारे जो है वो इसमें वल्लरी पौधों में नहीं आएंगे बल्कि आरोही पौधों में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका वल्लरी पूछा है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। वल्लरी यानी जमीन पर इस प्रकार से बेल के रूप में बिछना, है ना। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से जलोदभिद पादप नहीं है। सिंघाड़ा, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया और डंडाथोर। तो देखिए जलोदभिद, तो सिंघाड़ा भी जलोदभिद है, हाइड्रिला भी है और वेलिसनेरिया भी है, लेकिन डंडाथोर जो है वो मरुदभिद पादप है साथियों। कौन सा पादप है? ये आपका मरुदभिद पादप है। डंडाथोर मरुदभिद पादप है, यानी सूक्ष्म शुष्क जो है वो वातावरण उसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो वो सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न, किस पौधे की जड़ें जनन हेतु रूपांतरित होती हैं? डाहेलिया, गन्ना, मनी प्लांट या शकरकंद? तो जड़ों के लिए पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डाहेलिया की जड़ें रूपांतरित होंगी, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। गन्ने में आपको पता तना होता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तने के लिए सत्य कथन है। 1, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संचय करना, तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक है। दूसरा, शतावरी का तना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भी तैयार करता है। तो शतावरी का तना जो है वो साथियों क्या होता है? हरे रंग का होता है, और हरे रंग का तना क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है। अगला, थूर एक मरुस्थलीय पौधा है जिसका तना जल संग्रह कर उसे अनुकूलित करता है। ये बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन अगर सही हैं तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर जो है निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न मित्रों की, किस पौधे का तना कायिक जनन के लिए उपयुक्त है? पीलवान, शतावरी, चमेली और गुलाब। तो कायिक जनन के लिए कौन से पौधे का तना उपयुक्त है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें चमेली और गुलाब ये दोनों मित्रों आएंगे, ठीक है। चमेली और गुलाब दोनों में जो है तने से जनन, कायिक जनन होता है। तो ऑप्शन 3 भी सही है और 4 भी, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन दोनों यहाँ पे सही है। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वर्षीय पादप है? बाजरा, मक्का, प्याज और ज्वार। तो प्यारे साथियों जो एक वर्षीय पादप है, सॉरी एक वर्षीय नहीं, अब ये होता है कि देखिए मैंने भी गलत इसको पढ़ दिया, है ना। ये जल्दीबाजी में हो जाता है। आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से एक द्विवर्षीय पादप है, ठीक है। एक द्विवर्षीय पादप कौन सा है? बाजरा है, मक्का है, प्याज है या ज्वार है? तो इसका आंसर होगा प्याज। प्याज साथियों एक द्विवर्षीय पादप माना जाता है। बाजरा आपका 1 वर्षीय है, मक्का भी 1 वर्षीय है, ज्वार भी आपका 1 वर्षीय, लेकिन प्याज जो है वो द्विवर्षीय पादप माना जाएगा। इसके अलावा प्याज के अलावा जो पत्ता गोभी होती है आपकी, जो पत्ता गोभी होती है वो भी साथियों द्विवर्षीय पादप में गिना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पौधों की पत्तियों के संबंध में सत्य कथन है। 1, यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। 2, पत्तियां रंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं। 3, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। और 4, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? पत्तियों के संबंध में सही कथन आपको पूछा है, तो सारी बातें बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर जो वो हो जाएगा। देखिए साथियों सत्य असत्य प्रश्न वाले में ज़्यादा चीज़ें एक ही प्रश्न में आपको मिल जाए, इसलिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके उसमें तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, और ये कक्षा 8 की चैप्टर नंबर 6 पौधे में जनन से लिया गया है। निम्नलिखित में से कायिक जनन होता है? ब्रायोफिलम में, कैक्टस में, डहेलिया में या उपयुक्त सभी में? कायिक जनन किस में होता है मित्रों? तो देखिए यहाँ पे ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा जिसको अपन बोलते हैं, जिसका पत्ती से एक प्रकार से इसमें कायिक जनन होता है। कैक्टस और डहेलिया इन सब में जो है वो आपका कायिक जनन ही होगा मित्रों। कौन सा जनन होगा? कायिक जनन होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 मित्रों यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन के लिए असत्य कथन है। 1, इसमें जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला, नए बने जीव में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न हो जाती है। ये बात भी सही है कि नया जो जीव बनता है उसमें भिन्न भी हो सकती है गुणसूत्रों की संख्या, है ना। अच्छा, एक मिनट, गलत है कथन। देखिए अलैंगिक जनन जरूर है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, तो यही कथन गलत है। आगे कथन और पढ़ते हैं कि इस जनन में
युग्मकों का संलयन नहीं होता। तो युग्मकों का संलयन तो निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि अलैंगिक जनन तो युग्मकों का संलयन तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और 2 भी, आपका 3 भी सही है। और असत्य आपको पूछा तो 2 जो है वो आपका असत्य है, क्योंकि नए जो इसमें जो जीव बनता है नया, तो उसमें निश्चित रूप से साथियों गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। तो ये दे रखा है कि भिन्न होती, ये गलत कथन है, समान ही रहेगी, माफी चाहूंगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला आपका प्रश्न, स्पाइरोगायरा में जनन होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा या लैंगिक जनन के द्वारा। तो साथियों स्पाइरोगायरा में जो जनन होता है वो आपका विखंडन के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका मित्रों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन नहीं होता है फर्म में, राइजोप्स में, शैवाल में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीजाणु निर्माण द्वारा साथियों जनन जो है वो फर्म में भी होता है, और फर्म नहीं है ये फर्न आएगा, वैसे फर्न, ठीक है, इसको फर्न समझिएगा, फर्न, ठीक है। फर्न में, राइजोप्स में, शैवाल में, इन तीनों में जो वो बीजाणु के द्वारा ही जनन होता है, ठीक है। तीनों में बीजाणु के द्वारा जनन अगर होगा तो निश्चित ही उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक लिंगी पुष्प है, ककड़ी, धतूरा, पिटूनिया या गुलाब। देखिए मित्रों, एक लिंगी पुष्प कौन सा होगा, या तो जिसमें पुंकेसर हो या जिसमें स्त्री केसर हो, यानी कि एक ही जनन अंग हो, या तो पुरुष मतलब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ठीक है, या तो पुंकेसर या स्त्री केसर, एक ही जनन अंग अगर है तो उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और वो आपका ककड़ी, ककड़ी जो वो सिंगल पसली यानी कि एक प्रकार से एक लिंगी पुष्प है। और धतूरा, पिटूनिया और गुलाब ये आपके द्विलिंगी पुष्प साथियों कहलाते हैं, ठीक है। तो ककड़ी यहाँ पे आपका आंसर मित्रों रहेगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, मादा युग्मक का निर्माण होता है वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, बीजांड में या अंडाशय में। तो मादा युग्मक का निर्माण जो होगा मित्रों वो बीजांड में होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण की क्रिया क्या कहलाती है। कहने का मतलब है आपके सामने मित्रों 2 पुष्प हैं आपके सामने, ठीक है, 2 पुष्प हैं, और एक तो ये पुष्प हो गया, एक आपके पास इस प्रकार से अपन देखें तो मान लीजिए ये एक आपका पेड़ हो गया, ठीक है, एक पेड़ आपका हो गया, इसके ऊपर एक पुष्प तो आपका ये है और दूसरा पुष्प आपका इधर इस प्रकार से लगा हुआ है, ये आपका दूसरा पुष्प है, पेड़ एक ही है। अब इस पुष्प के परागकण जो वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं इस वाले पे, तो ये किस प्रकार का परागण होगा, स्वपरागण होगा, परपरागण होगा, निषेचन होगा या कायिक जनन होगा। तो इसका आंसर रहेगा साथियों स्वपरागण, ठीक है, खुद के पौधे पे ही जाए, ठीक है, तो वो स्वपरागण होता है, लेकिन दूसरे पौधे के पुष्प पे जाए तो वो परपरागण होगा। दूसरे पौधे के पुष्प पे जाता है तो परपरागण, ठीक है, याद रखिएगा परपरागण, ठीक है, और स्वयं पे जाए तो स्वपरागण, ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में परपरागण होता है, मटर में, टमाटर, गुलाब या उपयुक्त सभी में। तो साथियों जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें गुलाब का जो पौधा है उसमें साथियों आपका स्वपरागण जो है वो न होकर के परपरागण होता है। भाई पूछा क्या आपने को, परपरागण होता है किस में होगा, परपरागण गुलाब के पौधे में परपरागण होता है, मटर और टमाटर में स्वपरागण भी हो जाता है। तो निम्न में से किस में परपरागण होता है ये आपका प्रश्न है, और इसका आंसर रहेगा गुलाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पुष्प निषेचन के संदर्भ में सही है, परागण के अंकुरण से परागनली बनती है, 2 निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है, 3 निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है, और 4 उपयुक्त सभी। तो मित्रों यहाँ पे आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सही है, सारी की सारी उपयुक्त सभी आएगा। भाई परागकण के अंकुरण से जो वो परागनली बनती है, ये बात सही है। अगला निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है देखिए केवल अंडाशय फल में बदले, जैसे आम में होता है, आम में ये चीज़ होता है केवल अंडाशय जो है वो आपका फल में बदलता है। तो आम क्या सत्य फल होता है, भाई जो
ऐसा फल जिसमें अंडाशय ही जो फल के रूप में रूपांतरित हो तो वो सत्य फल कहलाता है। और अंडाशय के अलावा और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, वर्तिकाग्र वगैरह जो सारी चीज़ें मिल जाएं अगर, तो उसको असत्य फल कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे सेब है वो असत्य फल है, आम जो वो सत्य फल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो वो सही रहेगा मित्रों। अगला प्रश्न, सबसे छोटा बीज कौन सा है? लोडोइसिया, ऑर्किड, वुल्फिया या रेफलिसिया? तो सबसे छोटा बीज, तो देखिए साथियों जो लोडोइसिया है इसमें क्या होगा, ये सबसे छोटा बीज जो है यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटे बीज की अगर बात की जाए तो वो ऑर्किड होगा आपका। कौन सा होगा? ऑर्किड होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो रहेगा। और लोडोइसिया जो है वो सबसे बड़ा बीज है। कौन सा बीज है? सबसे बड़ा बीज है, यह ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात करें अपन वुल्फिया का, तो ये सबसे छोटा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प आपका कौन सा होता है? वुल्फिया होता है, ये अपन ने इसी वीडियो में देखा। रेफलिसिया क्या है? ये सबसे बड़ा पुष्प है, सबसे बड़ा पुष्प है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा पुष्प सारे आपकी किताबों से लिए गए हैं। अगला आपका प्रश्न, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑर्किड हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से असत्य फल या आभासी फल नहीं है? आम, नाशपाती, सेब या कोई नहीं? तो आभासी फल, देखिए सत्य जो फल है उसको एक मतलब असत्य फल को आभासी फल अपन कहते हैं, ये बात भी सही है। और असत्य फल के लिए मैंने बताया है कि जिसमें फल निर्माण में अंडाशय के अलावा वर्तिकाग्र वगैरह भी भाग लें, ठीक है, तो वहाँ पे आपका वो असत्य फल होता है। आम जो साथियों वो कौन सा फल है? सत्य फल है। अब पूछा क्या कि असत्य फल नहीं है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा सीधा सा भाई। नाशपाती और जो सेब है वो आपके असत्य या आभासी फल कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न, जब पौधे में बिना निषेचन के ही अंडा से सीधा, यहाँ पे अंडा से नहीं है, ये इस प्रकार से होगा अंडाशय, ठीक है, अंडाशय इसकी बात है ना। जब पौधे में बिना निषेचन के ही अंडा से सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। निम्न में से किस में अनिषेक जनन होता है? तो ध्यान में रखने योग्य बात यह कि अनिषेक जनन की यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको पता चल गई। क्या डेफिनेशन है? कि जब पौधे में बिना निषेचन के जो अंडा से वो सीधा फल में परिवर्तित हो जाए तो उसको अनिषेक जनन कहते हैं। और ये कौन से पौधे में होता है? केले में होता है, आम में होता है, सेब में होता है, नाशपाती में होता है। तो देखिए आम में भी आपकी गुठली होती है, सेब में भी होती है, नाशपाती में भी, लेकिन केले में क्या बीज होता है? नहीं होता। तो निश्चित रूप से अनिषेक जनन इसी में होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो मित्रों आपका सही आंसर जो वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, पुंज फल का उदाहरण है गेहूं, सहतूत, कटहल या स्ट्रॉबेरी? तो सब लोग जानते हैं स्ट्रॉबेरी जो है वो आपके पुंज फल का एग्जाम्पल है, ठीक है, पुंज फल कहलाएगा स्ट्रॉबेरी। ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इसका आंसर रहेगा। 36वां प्रश्न आपके सामने है, आनुवांशिकता के संबंध में मेंडल के नियम हैं? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या सारे के सारे? तो सारे रहेंगे, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। तो साथियों ये थे आपके 36 प्रश्न पादप के भाग 1 से। पादप के भाग 2 से 34 प्रश्न लेंगे। आज के 36 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। प्रत्येक सुबह 9 बजे आपको हमेशा साइंस का टॉपिक वाइज मॉडल मतलब पेपर मिलेगा ज़बरदस्त, और जो आपके राजस्थान बोर्ड से प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा सुबह 7 बजे आपको शानदार पेपर मिलता है साथियों आपकी साइकोलॉजी का, तो वो भी जरूर से जरूर करें। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस से आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया पेपर है, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। और 9:15 बजे रात्रि काल में अपन लाइव आते हैं, बिल्कुल वहाँ पे भी कोई ना कोई पेपर अपन डिस्कस करते हैं, या गणित के आए हुए प्रश्नों को करते हैं, या कोई और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये अपना शेड्यूल है। और 5 बजे जो SST वाले बच्चे हैं वो भी बिल्कुल 5 बजे अब मिलें, क्योंकि 5 बजे सुशील जी का वीडियो भी आता है। तो लगातार हर दिन 3-4 वीडियोस आपको मिल रहे हैं। तो साथियों निश्चित रूप से मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हौसला भी हमारा बढ़ता है। जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं निश्चित रूप से हौसला बढ़ता है, ठीक है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।